एक खास मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ। कोटक एएमसी के इक्विटी सीईओ हर्ष उपाध्याय जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हर्ष, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। बाज़ार थोड़ा सा इस समय इवनली प्लेस्ड है, अगर हम डेटा भी देखें या फिर इवन टेक्निकल लेवल्स को देखें, लेकिन एक बड़ा इवेंट निकल गया जो था बजट। दूसरा जो है वो दरअसल एक प्रोलॉन्ग्ड इवेंट है विच इज़ ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसी इंक्लूडिंग आरबीआई। कल उनकी घोषणा भी होने वाली है और इन सब के बीच अर्निंग सीजन जो हमने देखा है अब तक किस तरह से प्ले आउट हुई है। तो इन सबको जोड़कर अगर हम देखें इस समय, तो आप कैसे देख रहे हैं बाजार को? मॉर्निंग। जैसे आपने कहा, अगर बजट को हम देखते हैं तो वो क्लियरली लंबी अवधि के लिए जो निवेश करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा बजट था। और इसका जो अपसाइड आएगा वो धीरे धीरे ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स दिखेगा। जैसे आपने बात किया, सेंट्रल बैंक्स की जो मॉनेटरी पॉलिसीज चेंज हो रहे हैं, ये एक बड़ा सा नेगेटिव ट्रिगर है मार्केट्स के लिए, क्योंकि ये पहली बार 12-13 साल के बाद, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के 2008 के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है जहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक सेंट्रल बैंक ग्लोब के जो हैं इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने का बात कर रहे हैं। तो जब जब भी इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाता है तो वो इक्विटी मार्केट वैल्यूएशंस के लिए नेगेटिव होता है, वो हमें सबको पता है। तो उस हिसाब से जहाँ जहाँ वैल्यूएशंस महंगा है तो वहाँ पे प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है। हमने देखा है अक्टूबर महीने से लेके अभी तक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत कुछ सेल किया है इंडियन इक्विटीज में। वो ट्रेंड अभी रिवर्स होते हुए नहीं दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो हमने पहले देखा था, वन वे जो अपसाइड मिला मार्केट में, वो शायद ना मिले। फिर भी अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो डिसेंट है, अभी भी मिड टीन्स के लेवल पे आ रहा है। जैसे कि आपने बात किया अर्निंग्स ग्रोथ दिसंबर क्वार्टर का, तो अभी तक करीब करीब 80% कंपनीज के रिजल्ट्स आ चुके हैं। अगर आप देखते हैं तो 17.5% वृद्धि हुई है अर्निंग्स में। थोड़ा सा कम है, जो एक्सपेक्टेशन था वो शायद 18.5 या 19% का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन था, उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी ये अच्छा ग्रोथ है हमारे हिसाब से। तो मार्केट में रिटर्न्स तो मिलेंगे इक्विटी में, लेकिन शायद वॉलेटिलिटी जो है 2021 में बिल्कुल ही नहीं था एक्सेप्ट फॉर लास्ट 3 मंथ्स। लेकिन हमें लगता है कि इस साल ऊपर नीचे काफी कुछ होगा, लेकिन अल्टीमेटली लोगों का पैसे बनने का उम्मीद है। राइट। हर्ष, अगर आप हमारे साथ ये बता सकें कि जो आपका इन्वेस्टमेंट आउटलुक है से 12 मंथ फार आउट, क्या उसके अंदर सेकेंड हाफ में आपने ये बिल्ट इन किया है कि इन्फ्लेशन ईज आउट होगा, कमोडिटी प्राइसेस ईज आउट होंगे? आप खुद किस तरह की रिसर्च इस समय कर रहे हैं? क्योंकि ये जिस हिसाब से कमोडिटी प्राइसेस पीक हो रहे हैं, क्या सेंस आ रहा है कि ये इस क्वार्टर में टॉप बन जाएगा, या आपको लगता है कि ये थोड़ा सस्टेन रह सकते हैं एलिवेटेड लेवल्स, क्योंकि अर्निंग्स उसी हिसाब से इम्पैक्टेड हो जाएंगी? देखिए, कमोडिटी प्राइसेस का जब हम बात करते हैं, हमें ये भी देखना रहेगा कि चाइनीज प्रोडक्शन किस तरफ मुड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ चाइनीज मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है, डिमांड एज वेल एज प्रोडक्शन के हिसाब से। और अभी जो विंटर ओलंपिक्स वहाँ पे चालू हुआ है, उस हिसाब से काफी महीनों से वहाँ पे काफी स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को लागू किया था। उस हिसाब से काफी कुछ प्रोडक्शंस कर्टेल किया था, एक्सपोर्ट्स को बैन किया था। ये सब जो पॉलिसी मेजर्स हैं, क्या ये कंटिन्यू होंगे विंटर ओलंपिक्स के बाद या नहीं, उस हिसाब से मेरे ख्याल से कमोडिटी प्राइसेस का एक डायरेक्शन मिलेगा। और दूसरी बात है कि अभी ग्लोब में कोविड के डिसरप्शन के चलते हुए काफी कुछ डिमांड अभी भी पैची है। अगर पूरा के पूरा डिमांड आ जाता है तो उससे क्या होगा, उससे क्या इन्फ्लेशन बढ़ेगा, या उससे उसके साथ साथ सप्लाई साइड भी इम्प्रूव होगा और प्रोडक्शन भी इम्प्रूव होगा। ये सब तुलना करके फिर बाद में हमें मिलेगा कि कमोडिटी प्राइसेस किस ओर जा रहे हैं। ये बोलना बहुत मुश्किल है कि अभी 1 महीने में या 3 महीने में ये पीक आउट हो जाएगा, बट हमारे हिसाब से ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स ये इज आउट तो होना चाहिए। ऑलराइट, मॉर्निंग हर्ष, प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। प्रियंका हियर। आपसे समझना चाहेंगे कि हालांकि आप सेक्टर स्पेसिफिक तो अभी
तक जो आप शेयर कर चुके हैं कमोडिटी साइकिल आप ईज आउट होते हुए देख रहे हैं, लेकिन इस साल अगर हम बड़े सेक्टर्स की बात करें जहां से आपको लगता है कि 15 से 20% CAGR का रिटर्न आ सकता है, ऐसे कौन से सेक्टर्स होंगे जिस पे प्ले आउट करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल जो आईटी एफएमसीजी जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स हैं वो लास्ट ईयर या करीब करीब 18 महीने से अच्छे किए, तो वहाँ पे वैल्यूएशंस महंगा है और ऐसा कोई पॉजिटिव सरप्राइज आने का अनुमान नहीं है। लेकिन अगर आप साइक्लिकल बास्केट को देखते हैं, या ग्लोबल हो या लोकल साइक्लिकल सेक्टर्स हो, जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्रियल्स, इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स, सीमेंट, काफ़ी कुछ मैन्युफैक्चरिंग एरियाज हैं, केमिकल्स हैं, और ग्लोबल अगर साइक्लिकल्स देखेंगे मेटल्स जैसे हैं, तो यहाँ पे सब डिमांड और प्राइसिंग दोनों का काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे अर्निंग सरप्राइज भी आ सकता है, और यहाँ पे जब हम एंटर कर रहे हैं आज के दिन में, यहाँ पे वैल्यूएशंस भी काफ़ी कुछ फेयर रेंज में है बोल सकते हैं। तो अर्निंग अपसाइड के साथ साथ वैल्यूएशन री रेटिंग का भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम यही चीज आईटी एफएमसीजी में नहीं बोल सकते। तो हमारा जो ज्यादा टिल्ट है पोर्टफोलियो का, वो तो साइक्लिकल सेक्टर्स पे ही है। बिल्कुल। हर्ष, मैं थोड़ा सा बैंक्स पर आपसे और बात करना चाहूँगा, क्योंकि एक तरफ हालांकि ये बात सही है कि जो मैक्रो एनवायरनमेंट है उसमें थोड़ी बहुत चैलेंजेस हैं, चाहे वो इंटरेस्ट रेट्स को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सॉलिड रिकवरी जो है वो इकोनॉमी में प्ले आउट हो रही है। और बजट में भी ये कोशिश की गई है कि जो लोअर हाफ ऑफ इकोनॉमी है, जो शायद अभी भी प्री पैंडेमिक लेवल्स पर नहीं पहुंचा है, उनको भी प्री पैंडेमिक लेवल्स तक लाया जाए, विच इटसेल्फ विल ट्रिगर लॉट ऑफ कंजम्पशन एट द बॉटम लेवल। तो बैंक्स पर आपका व्यू अगले 1-2 साल के लिए क्या है, इमटेरियल ऑफ प्राइवेट हो या पब्लिक हो? जैसे आपने बताया, क्रेडिट ग्रोथ तो इम्प्रूव होना चाहिए, एक तो कंजम्पशन की वजह से, और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट साइकिल में जो बढ़ोतरी दिख रही है उसके वजह से। तो हमें लगता है कि ये जो कंजम्पशन डिमांड है वो इम्प्रूव होने में थोड़ा सा लंबी अवधि चाहिए होगा, क्योंकि ये जो पॉलिसी पुश है गवर्नमेंट का बजट के थ्रू या पहले जो हुआ है, ये सब इन्वेस्टमेंट ड्रिवन रिकवरी का फोकस है। तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट साइकिल की रिकवरी पहली होगी। जैसे जैसे कैपेसिटीज आएंगे, जैसे धीरे धीरे से वेज ग्रोथ होगा, जॉब ग्रोथ होगा, उसके बाद कंजम्पशन में ग्रोथ आएगा। जो कंजम्पशन अभी चल रहा है वो तो चलता रहेगा, लेकिन जो पुश चाहिए इंसेंटिव के जैसे, वो कोई बजट में दिखाई नहीं दिया। उस हिसाब से हमें लगता है कि ये कंजम्पशन रिवाइवल जो हम बोल सकते हैं फ्रॉम करंट लेवल्स, वो थोड़ा लंबी अवधि के लिए एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन क्रेडिट ग्रोथ जो पहले बढ़ेगा वो तो हमारे हिसाब से ये जो इन्वेस्टमेंट साइकिल के इम्प्रूवमेंट होते हुए जो नजर आ रहा है, और वहाँ पे कॉर्पोरेट्स का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टार्ट होगा, और वहाँ पे उनको ज़्यादातर लोन्स चाहिए रहेंगे, तो वहाँ पे हमें शायद पहले दिखाई देगा। हर्ष, एक बात देखने में आई है इस क्वार्टर, वो है कमोडिटी कंपनीज के अर्निंग्स। आप काफ़ी हेल्दी अर्निंग्स आए हैं, और ओवरऑल भी अगर आप निफ्टी अर्निंग्स की बात करें, फॉरवर्ड अर्निंग्स, उसमें कमोडिटी का बहुत बड़ा रोल है, और एक सेंस ये आ रहा है कि कमोडिटी की अर्निंग्स हेल्दी रहेंगी। लेकिन कमोडिटी स्टॉक्स के जो प्राइसेस हैं वो 20-30% टॉप से फॉल किए हुए हैं। एक वेदांता को छोड़ दें जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक ओवरहैंग हट रहा है, और ये जो पूरा रीजिक कर रहे आए दिन करते रहते, वो सब उन्होंने कहा है कि नहीं, हम कैपिटल एलोकेशन ठीक करने पे फोकस करेंगे। लेकिन बाकी सारे स्टॉक्स जो हैं वो कमोडिटी प्राइसेस तो ऑल टाइम हाई पे हैं, बट ये स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे नहीं है। आपको यहाँ स्कोप दिखता है, आप फिर स्टिल होल्ड कर रहे हैं, आपने ट्रिम किया है अपना एक्सपोजर कमोडिटी स्टॉक्स में? अच्छा, ये हमारे पोजीशंस अभी भी बरकरार है। हम सोचते हैं कि ये जो अप्स एंड डाउन्स है मार्केट का, वो तो शायद मेटल सेक्टर्स में थोड़ा ज़्यादा ही होगा, बिकॉज ये सेक्टर को हम हाई बीटा सेक्टर मानते हैं, और जब भी मार्केट्स में थोड़ा सा नर्वसनेस आता है तो ये सेक्टर्स में यूजुअली ज़्यादातर सेलिंग होती है। लेकिन जैसे आपने बताया, प्राइजेस तो अभी भी 52 वीक हाई पे चल रहे हैं काफ़ी सारे कमोडिटीज़ के। और अगर बैलेंस शीट की बात करें, हर एक बैलेंस शीट जो है इंडियन मेटल कंपनीज के, हर एक का बैलेंस शीट इंप्रूव हुआ है, हर एक का डिलीवरेजिंग हुआ है, और सिग्निफिकेंट डिलीवरेजिंग हुआ है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट चेंज मान सकते हैं, क्योंकि हर एक बार जो नया साइकिल स्टार्ट होता था कमोडिटीज के लिए, उस टाइम पे हम देखा हुआ है कि
कंपनीज अपने बैलेंस शीट्स को रिपेयर करने में टाइम लगाते थे, पहले 1-2 साल तो पुराने जो प्रॉब्लम्स थे उनको रिसॉल्व करने में जाते थे। तो उस हिसाब से कभी भी पूरा साइकिल का बेनिफिट इंडियन कंपनीज को नहीं मिलता था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि जैसे जैसे साइकिल इंप्रूव हो रहा है, उससे पहले ये डील वरेज करके उनका बैलेंस शीट भी बहुत हेल्दी सिचुएशन में आ गया है। तो हम हमारे हिसाब से ये सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट है, ये 1-2 क्वार्टर का इंप्रूवमेंट नहीं है, ये सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट है और इसको हम अभी भी प्ले कर सकते हैं। इसलिए हमारे पोर्टफोलियोज में अभी भी फेरस और नॉन फेरस दोनों के पोजिशंस हैं। फॉलोअप क्वेश्चन सिमिलर तरीके का है और वो है फार्मा स्पेस से। हर्ष, एक व्यू ये आ रहा है कि यूएस में प्राइसिंग प्रेशर फार्मा के लिए अभी भी बरकरार है और बढ़ रहा है, और दूसरा व्यू ये है कि इस पूरी फार्मा बास्केट में जो इन्वेस्टेबल फार्मा बास्केट है, 30-40 टॉप नेम हैं, इसमें एक पॉकेट है जिनको सेक्टर से बहुत कम वैल्यूएशन मिलता है फॉर वट एवर रीजन्स, मगर एनालिस्ट जो है ऑरोबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क, लॉरस, ग्रैन्यूल्स, ये एक पॉकेट बन गया है जिनको आधा से भी कम वैल्यूएशन मिलता है सेक्टर एवरेज के। आपको, अब मैं नाम नहीं चाहता आपसे रिएक्शंस, बट आपको लगता है कि ये जो बीटन डाउन फार्मा पॉकेट है 8-10 नेम, वहाँ पे सेलेक्ट वैल्यू अब इमर्ज हो रही है, आपका क्या व्यू बन रहा है? देखिए अजय, हर एक सेक्टर में ऐसा एक पॉकेट होगा जो महंगा होगा, जो अच्छे से परफॉर्म किया हो, और एक और पॉकेट होगा जहाँ पे अर्निंग्स नहीं रहेगी या वैल्यूएशन कम रहेगा या कुछ और इश्यूज होंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो पूरा टॉप डाउन व्यू जो लेके पूरा सेक्टर्स पे ओवरवेट या अंडरवेट हो सकते थे, वो मेरे ख्याल से 12-18 महीने पहले कर सकते थे, क्योंकि वैल्यूएशंस हर जगह एकदम नीचे के लेवल पे आ गए थे और रिकवरी भी ऑलमोस्ट सर्टन था। लेकिन जैसे जैसे वैल्यूएशन बढ़ चुका है पूरा मार्केट का और काफी सेक्टर्स भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, मेरे हिसाब से कंप्लीट सेक्टोरल व्यू लेना मुश्किल है, स्पेशली फार्मा जैसे सेक्टर जहाँ पे रेगुलेटरी चैलेंजेस हर कंपनी के अलग है, हर कंपनी के जो मार्केट है उसमें क्या हो रहा है वो भी अलग है। तो एक टॉप डाउन व्यू लेके पोजीशन बनाना थोड़ा खतरा है। हमारे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशंस लेना चाहिए। डेफिनेटली लास्ट 6 महीने में फार्मा सेक्टर्स में वैल्यूएशंस की काफी वैल्यूएशंस कम हुए, उस हिसाब से काफी अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रहना जरूरी है रादर देन टेकिंग टॉप डाउन सेक्टोरल। ऑलराइट, हर्ष, हमने एक जो पीछे लास्ट ईयर जो हमने एक क्लासिफिकेशन देखी ओवर द मिड कैप, लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप, तो हमने देखा कि स्मॉल कैप और मिड कैप ब्रॉडर मार्केट ने भी अच्छा खासा परफॉर्म किया 2021 में। इस साल आपको क्या लगता है कि लार्ज कैप्स में ज़्यादा मोमेंटम है, वहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी, या अब भी मिड कैप और स्मॉल कैप बास्केट में सिलेक्टिव स्टॉक जहाँ अच्छी वैल्यूएशन है वो पिकिंग की जा सकती है? अगर इस तरफ से कहीं आपने कुछ रिसर्च करके कुछ अच्छे खास सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए और आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ। देखिए, इसमें अगेन सेक्टोरल बेसिस पे काम नहीं कर सकते हैं। अगर निवेश करना है किसी को मिड कैप्स और स्मॉल कैप में, तो वो तो बॉटम अप एवेल्युएशन ही करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक कंपनी अलग होती है, हर एक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अलग होती है, और यहाँ पे हमको याद रखना पड़ेगा कि वैल्यूएशन किस लेवल पे है और कहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं। अगर हम 2020 या 2021 के हिसाब से आज के वैल्यूएशंस को देखते हैं, देयर इज नो रिलेटिव कंफर्ट ऑन मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप्स में भी वैल्यूएशंस काफी महंगा हुआ है और कुछ जगहों में लार्ज कैप से भी ज्यादा है। तो हमारा यही मानना है कि जो हमने 2020 में या 2021 में जो देखा है, जहाँ पे सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस आया था मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के लार्ज कैप्स के तुलना में, वो शायद ही आएगा इस साल। और हमें अगर आज के दिन में मिड कैप से स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करना है, तो हमारा निवेश की जो होराइजन रहना चाहिए वो लंबी होना चाहिए, 3 से 5 साल मिनिमम। और हमें ये भी एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए कि जो 2021 में हुआ, जहाँ पे लार्ज कैप्स ने बहुत तगड़ा रिटर्न्स दिया और उसके ऊपर मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने और आउट परफॉर्मेंस दिया, मेरे हिसाब से उसको एक्स्ट्रापोलेट करके सोचना कि 2022 में भी वही रहेगा, ये सही नहीं रहेगा। हमारे हिसाब से अभी भी डिसेंट रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन वोलेटिलिटी बढ़ेगा और मिड एंड स्मॉल कैप्स में अगले 6 महीने का और अगले साल का ध्यान नहीं रखना चाहिए, उसमें लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए।
ठीक है, ऑल राइट। तो कोटक एएमसी के सीआईओ इक्विटी हर्ष उपाध्याय हमसे बात करते हैं। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, आज अपने समय दिया, अपना एनालिसिस हमसे शेयर किया। तो क्लियरली यहाँ पर बाजार पर एक लॉन्ग टर्म होराइजन की सलाह वो ये दे रहे हैं, और जिस तरह से 2020-2021 एक कंफर्ट जोन में बाजार था, इजी मनी था, वो शायद सिचुएशन अब 2022 में नहीं दिखेगी। और अब इजी मनी आपको जब बाजार में नहीं दिखेगा तो वोलेटिलिटी जाहिर तौर पर ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो बहुत सिलेक्टिव पिकिंग और लॉन्ग टर्म होराइजन, ये एक व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले 2 साल में हम देखा रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत बड़ी है। हर महीने आप एक सिर्फ डेटा देखिए तो हर महीने लगभग 30 लाख यूजर्स ऐड हो रहे हैं, यानी नए डीमैट्स खुले हैं पिछले साल के अगर डेटा को देखें। और इसी पर